नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माइंडब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ हमारे चैनल पे न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि बोर्ड एग्जामिनेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। हमारे सारे लेक्चर्स और वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से और हमारी ऐप से भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज़ करने के लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बात अच्छी लगी तो नीचे देखो लाइक बटन, थोड़ा सा उसको प्रेस कर दोगे ना तो हमारा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, तो हम और अच्छा आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे। चलिए बात करते हैं अब आज के सेशन की। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी आपको हमारे बारे में बता के। अब आती है हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी, वो है 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं। अब यूं तो ये परीक्षाएं हर साल आती हैं और इनमें एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सीबीएसई रिपीट करता रहता है। ये एक अच्छा मेथड है अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करने का, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने का। इसलिए हमने भी आपके लिए डेडिकेटेड सेशंस बनाए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और आज हम कवर करेंगे इस सिलसिले में चैप्टर नंबर 12 के पहले के सारे चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं, वो भी अगेन निःशुल्क। देखो बार बार बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता ही है। चलो ज्यादा समय मैं आपका वेस्ट नहीं कराऊंगा, सबसे पहले आ जाते हैं हमारा पहले क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन थे, जैसा कि सीबीएसई हर बार करता है, और ये आया है सीबीएसई के टर्म 1 में 2021 में। इस चैप्टर में आपको स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस का मिस्टेक हो सकता है, वैल्यूज गलत ली जा सकती है, तो मेक श्योर कि आप सही तरीके से सारे सवालों को अप्रोच करें, ठीक है। अब यहाँ देखो पूछ क्या रहा है आपसे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम वो लिख देते हैं, जो कि देखो है एमसीक्यू। एमसीक्यू में कोई पैटर्न तो होता नहीं, कैसे फॉलो करना है और कैसे सॉल्व करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट सर्कल का चौथाई हिस्सा, तो एरिया भी 1/4 हो जाता है। लेकिन निकालेंगे कैसे, हमारे पास रेडियस तो है ही नहीं। तो रेडियस बताने के लिए उन्होंने सीधा सीधा रास्ता नहीं दिया है, उन्होंने वाया सरकमफेरेंस बताया कि सरकमफेरेंस है इसी सर्कल का 176। तो बेसिकली सवाल हमसे बोल रहा है कि मैं सरकमफेरेंस दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके रेडियस निकालो, फिर रेडियस की मदद से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो। सिंपल प्रोसेस। चलिए, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर हम सबको पता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 डिवीजन में जाएगा, पाई को फिलहाल यहीं ओपन करोगे तो 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 176 डिवाइड बाय 2। आर के लिए मुझे ये 176 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 88 इंटू 7 होल डिवाइड बाय 22 करना पड़ेगा। ये भी हो जाएगा कैंसिल, 22 4 हो जाएगा 88, 7 चौक 28 हो जाएगा आपका रेडियस। एनी प्रॉब्लम? नो सर। 28 मीटर होगा क्योंकि सरकमफेरेंस किस में है, मीटर में है बड़े भैया, तो ये भी मीटर में। अब देखिए अगर रेडियस आ गया तो एरिया निकालना हमारे लिए फिर कोई ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं होगा। 1/4 इंटू 22/7, रेडियस के लिए आपको 28 इंटू 28 लिखना पड़ेगा, 7 चौक 28, ठीक है, ये कैंसिल हो गए। अब बचा क्या कुल मिला के एरिया के लिए, 22 इंटू 28। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो आसान है, 28 दूनी होता है 56, तो 56 और 56, 6 और 6 12, 6 और 5 और 5 ये कितना हो जाएगा सर, 6 और 1 7 5 12। एक बार चेक करो क्या 616 आ रहा है, 626 आ रहा है, एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक करो सर। 28 2 इंटू 22 करके देख लेते भाई, गणित अपनी थोड़ी कमजोर है, आपको पता ही है। 8 दूनी 16, 1 कैरी, 2 to the 4 1 5। हाँ ये 8 दूनी 16, 1 कैरी, 2 to the 4 1 5, 6 6 और 5 11, 5 और 1 6, 616 ही आएगा। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी के रूप में यहाँ पे हमारे पास उपलब्ध है। एरिया है हमारा 616 मीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, आसान सवाल था ये। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम अपन।
इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं कि कुल मिला के एक बड़ा पार्क, सिंगल सर्कुलर पार्क बनाना है, जिसको मैं लिख रहा हूं, चलो उसका एरिया हो जाएगा कैपिटल ए। ठीक है, और इसका एरिया इज इक्वल इन एरिया टू सम ऑफ एरियाज A1 A2। इस तरीके से होगा कि बड़े वाले पार्क का इलाका 2 छोटे वाले पार्क के एरिया को मिला के बनना है, ऐसा ही लिखा है, देखो है ना। अब देखो अगर हमें इसको बताना है कि बड़े वाले पार्क का एरिया कितना होगा, तो पहले छोटे वाले पार्क के एरिया के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहां पे देखो लिखा है कि दोनों का डायमीटर है 16 और 12, तो D1 इज 16, D2 इज 12। नाउ D1 इज 16 मतलब R1 हो जाएगा 8 एंड R2 हो जाएगा 6। अब आप क्या करोगे सर, एरिया का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर, इधर पे हमने लिखा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। एक बड़े वाले पार्क का इलाका एरिया इज इक्वल टू 2 छोटे वाले पार्क के एरिया के बराबर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं फाइनल आंसर निकालने से पहले। तो ये देखो पाई मैंने कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों डायमीटर है तो ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने रेडियस निकाला है। पाई से पाई कैंसल, कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू छोटा r स्क्वायर प्लस छोटा r स्क्वायर 2 बार, एक बार पहला वाला रेड सर्कल, एक बार दूसरा वाला। दोनों का रेडियस आपको पता है, और आई थिंक ये तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, बहुत बार हम कर चुके हैं। एक फेमस ट्रिपलेट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमें अप्लाई होता हुआ। R स्क्वायर इज 100, तो कुल मिला के R की वैल्यू आ रही है 10 मीटर, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, आपको दोनों के डायमीटर पता थे, आपने दोनों के रेडियस निकाले, और दोनों का एरिया का सम, दोनों के एरिया का सम मिला के जो नया वाला पार्क है उसके एरिया के बराबर होगा। तो वही हमने मैथमेटिकली लिखा और सॉल्व करके हमारा रेडियस आया 10। अब कई बार क्या होता है, व्यक्ति क्या देखता है, अरे डायमीटर बोला था, मतलब डायमीटर दिया था, तो यहां भी डायमीटर निकाल के जबरदस्ती के 20 मार्क कर देगा, जबकि सवाल साफ साफ क्या बोल रहा है आपसे, भैया रेडियस निकालो नए पार्क का। निकाल दिया, चलिए ये हो जाएगी स्क्रीन क्लियर। अब देखो क्या होता है, अगर यही सब्जेक्टिव होता और आप रेडियस निकाल के डायमीटर निकाल के आ जाते तो टीचर आपका कुछ नहीं काटती मार्क्स। पर एमसीक्यू में क्या होता है, टीचर के हाथ बंधे हुए होते हैं कि जो ऑप्शन है वही मार्क्स देने हैं, अगर वही ऑप्शन लिखा है तो अन्यथा नंबर नहीं देने होते, तो वहां पे उनके पास मजबूरी होती है। तो सब्जेक्टिव में फिर भी एक बार ऐसी कोई गलती चल जाती है, पर ऑब्जेक्टिव वाले में तो भैया टीचर के हाथ भी बंधे हैं और हमारे हाथ भी बंधे हैं, आपके और मेरे, है ना। चलिए अब ये देखो क्या बोल रहा है, सरकमफेरेंस दिया एक सर्कल का 100 सेंटीमीटर, तो यहां मैं लिख रहा हूं भैया सरकमफेरेंस, तो यहां लिख देते हैं अपन सरकमफेरेंस कितना 100 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं सरकमफेरेंस 100, साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। तो जैसे ही मैंने सरकमफेरेंस देखा, पहले तो मैंने इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दी, 100, तो ये हो जाएगा पाई आर इक्वल टू 50। अब सर आर की वैल्यू हो जाएगी 50 अपॉन पाई। ठीक है, चलिए अब अगर मैं ऑप्शंस को देखूं, देखो ऑप्शंस में पाई वगैरह दिया हुआ है ना, पर अभी अपन कुछ कह नहीं सकते। अब देखो क्या बोल रहा है ये, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। ये कह रहे हैं कि जो आपका सर्कल है, ठीक है, जो कि ये मैंने बनाया नहीं है ढंग से, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल मतलब इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, उसकी साइड आपको बतानी है। वो कैसे पता लगाएंगे, तो देखो मेरे भैया, वो ऐसे पता लगाएंगे मेरे लाल कि देखो अगर मैं यहां पे बना दूं इस स्क्वायर का डायामीटर, क्या बना दूं, स्क्वायर का डायामीटर मैं बना दूं, ये देखो ये तो पतला हो गया पेन, इसको थोड़ा मोटा कर दो, ये रहा, ठीक है। तो स्क्वायर का जो डायगोनल है, माफ कीजिएगा, देखो मैंने यहीं पे आपके लिए राज खोल दिया, मैंने कहा स्क्वायर का डायमीटर, स्क्वायर का डायमीटर तो होता नहीं है, स्क्वायर का तो डायगोनल होता है, पर डायमीटर किसका होता है, सर्कल का। और सर्कल का डायमीटर यदि आप गौर से देखें
तो वो स्क्वायर का डायगोनल बन रहा है। तो यहां पे अगर मैं बेसिक आपका कॉन्सेप्ट लगाऊं किसका, पाइथागोरस थ्योरम का, तो ये हो जाएगी साइड, ये भी हो जाएगी साइड, तो ये जनाब हो जाएंगे कितना, ये जनाब हो जाएंगे अंडर रूट ऑफ, या फिर इसको हम ऐसा कहें, ये जनाब हो जाएंगे s√2, ऐसा कुछ। ठीक है, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से s² प्लस s², ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ s² प्लस s², मतलब 2s²। आपने रूट के बाहर फेंक दिया s को, √2 अंदर रह गया। तो जो डायमीटर है सर्कल का, यहां पे हम लिख देते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अगर स्क्वायर अंदर इंस्क्राइब्ड है तो डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। चलिए, अब डायमीटर है, यहां पे देखो ये अपना रेडियस आया है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा सर, डायमीटर हो जाएगा 100/π इज इक्वल टू s√2। ये हमने अभी निकाला है ना। आपको क्या पूछा, साइड पूछा है। अब ये देखो हमारे पास जो कैलकुलेशन आई है उसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, तो सर s हो जाएगा हमारा 100 बनाम पाए इंटू 1/√2 इज इक्वल टू s। अब मैं क्या करूंगा सर, √2 को हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए आंसर। 2 से 100 कैंसिल, तो केवल 50 बचेगा, तो आपका जवाब आएगा 50√2/π, दिस इज द वैल्यू ऑफ s। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। 50√2/π ऑप्शन सी के रूप में उपलब्ध है। कॉम्प्लेक्स ये था नहीं, बहुत ही सिंपल सा फंडा था। एक बार फिर से आपको सिखा देते हैं, देखिए बहुत आसानी से। पहले जो दिया था मैंने उसको मैथमेटिकली लिखा, फिर उसको सॉल्व करके वहां से r की वैल्यू निकाली। अब r की वैल्यू निकाली, या यूं कहो d की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो d की वैल्यू भी हो जाएगी 100/π। अब हमने क्या देखा कि जो स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर है, तो जो स्क्वायर की डायगोनल थी सर्कल के लिए वही था डायमीटर। ठीक है, तो इसलिए हमने सर्कल के डायमीटर को स्क्वायर की डायगोनल के बराबर लिखते हुए अपनी साइड की वैल्यू निकालने का प्रयास किया। अच्छा, डायगोनल की लेंथ कहां से निकाली, तो वो बेसिक पाइथागोरस थ्योरम है। अगर मैं यहां पे लिख दूं तो साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू d², तो ये हो जाएगा 2s² इक्वल टू d², तो अंडर रूट ऑफ 2 और ये बाहर s आ गया इक्वल्स टू d, स्क्वायर रूट करने पे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाता है। और ये 5 नहीं है भैया, ध्यान रखना, कई लोग बोलते हैं कहेंगे सर 5 कहां से आया, s है वो। गुड टू गो, क्लियर जी सर। तो 50√2/π इज द वैल्यू ऑफ अपना साइड। एनी क्वेश्चंस, नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम यहां पे करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब की बारी क्या हो रहा है, अब की बारी ये हो रहा है कि स्क्वायर के अंदर है सर्कल, तो ये हमने बनाया सर्कल मान लो, और इसको घेरा है एक स्क्वायर ने। मतलब फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली तो हो सकता है स्क्वायर में ना बना पाऊं यहां पे, पर फिर भी एक कहते ना अपने को एक इमेजिनेशन चाहिए होती है बस। चलिए ऐसा कुछ मामला है, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर दी है आपको, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, विच मीन्स आप जैसे डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब यहां समझिए रेडियस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कल अपने शुरुआत से लेकर अंत तक स्क्वायर को टच कर रहा है, तो जितनी स्क्वायर की साइड थी उतना ही स्क्वायर का सर्कल का डायमीटर बनेगा। ठीक है, अब अगर रेडियस मिल जाए हमें तो एरिया निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, πr²। मैंने ऑप्शंस को देखा, पाई एज इट इज है, तो मैं खाली रेडियस की वैल्यू रख रहा हूं 3² इंटू पाई, तो दैट इज 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी के रूप में यहां पे उपस्थित बढ़िया से एकदम 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे समाप्त। अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 24 एंड 7। अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो ये, इस सवाल को मैंने अच्छा क्वेश्चन है क्यों बोला, क्योंकि इधर डायामीटर पूछ रहा है पहली चीज, और इधर रेडियस दे रहा है, और कंडीशन क्या दिया है कि इस सर्कल का एरिया, वही बड़े वाले सर्कल का एरिया कैपिटल ए इज इक्वल टू दो छोटे सर्कल के एरिया के बराबर। तो यहां पे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर, ये तो बिल्कुल ठीक जा रहा है। चलिए अब यहां देखिए, अगर मैं पाई कॉमन ले लूंगा तो मेरी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी मेरे लिए, और आई थिंक एक मंत्रा बना के ही रख सकते हो कि जब ऐसा कुछ मामला आएगा तो सीधे रेडियस को ही कंपेयर करना है। तो कुल मिला के आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। अब यहां देखो आपके जो दो रेडियस हैं, ध्यान से देखना भैया, रेडियस बोला है ना? हाँ बिल्कुल सर। तो आपके दो रेडियस हैं 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। वेरी क्लियर। तो ये हो जाएगा देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर होगा 576 और इसका स्क्वायर होगा 49। तो जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा देखो 9 और 6 15 625। ठीक है ना? आर स्क्वायर कितना आया? आर स्क्वायर आया 625। अब जब आर स्क्वायर 625 है तो आर की वैल्यू निकालने में कोई कठिनाई बिल्कुल नहीं सर, केवल स्क्वायर रूट करना है और 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25। चलिए क्या सवाल यहां पे समाप्त होता है? नहीं सर। अब देखो यहां पे ध्यान से, सवाल बनाने वाले ने एक ऑप्शन 25 दिया है, और अगर हम जल्दबाजी में हुए तो हम क्या आंसर मार्क कर देंगे? 25। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है भैया? डायमीटर निकालो। आपने तो अभी तक रेडियस ही निकाला है, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अब देखो आपने मेथड में कुछ गलती नहीं की, कैलकुलेशन में कुछ गलती नहीं की, लेकिन आपने सिर्फ सवाल ना पढ़ने की गलती कर दी और आपका आंसर गलत मार्क हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता तो हो सकता है टीचर रेडियस के बाद डायमीटर न निकालने का आधा नंबर काटती, बाकी पूरा नंबर आपको दे देती है। पर यहाँ पे एमसीक्यू में टीचर के हाथ बंधे होते हैं, ये बात आपको भी भली भांति पता है। तो बेहतर है कि क्वेश्चन पढ़ के 2 बार चेक करके फिर ही आंसर मार्क करें। चलिए, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, अर्थात रेडियस दिया है आपको कितना? 84 सेंटीमीटर। चलिए द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 टू 10:25। अब देखो यहां पे ये कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप। तो अब ये देखो, मान लो ये आपकी घड़ी है और ये उसका मिनट हैंड है। 10:10 मतलब यहां कहीं है, और 10:25 पे वो चल के यहां आ जाएगा। अब वो कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप, तो टिप तो भैया केवल यहीं चलेगी। तो कुल मिला के आपको क्या निकालना है? आपको सर्कल के एक पर्टिकुलर सेक्टर का, आप कह सकते हो क्या निकालना है? एक सेक्टर का निकालना है आपको। सेक्टर का या का सेगमेंट का? सर सेक्टर का आपको निकालना है, केवल आउटर सरफेस का लेंथ। तो बेसिकली ये लेंथ ऑफ आर्क निकालने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत बार अगर आपको समझ में ना आए कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना है या एरिया निकालना है तो ऑप्शन भी देख लिया करो। ऑप्शन में क्या दिया है? मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दिया है, तो एरिया तो नहीं ही निकालना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस कवर्ड जो है यहाँ पे टाइम के भाषा में दिया है, हमें उसको कन्वर्ट करके हमारे हिसाब से लाना पड़ेगा। 10:10 से 10:25 कुल मिला के आई थिंक 15 मिनट का सफर तय हुआ है ना? कोई आपत्ति इसमें? बिल्कुल नहीं सर। तो 15 मिनट का सफर तय करना इन टर्म्स ऑफ नाउ एन एंगल। अब देखो यहाँ पे 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, तो जो 60 मिनट होते हैं वो पूरा 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको 60 मिनट पूरे करने हैं तो पूरा 360 घूमना ही पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितना सर? डिवाइड करके देख लो। तो 1 मिनट में भैया 360/60 दैट इज 6। तो भैया 15 मिनट में कितना? तो मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 15 × 6 हो जाएगा 90 डिग्री।
ऐसे भी याद रख सकते हो कि 60 मिनट का चौथाई हिस्सा 15, तो 360 का चौथाई हिस्सा 90। अब आपको निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ निकालने के लिए आप यूज करेंगे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, दैट इज 2 पाई आर, लेकिन वो तो पूरे का होता है, तो यहां उसको एंगल वाइज एडजस्ट किया जाएगा, तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, थीटा है आपका 90 डिवाइड बाय 360 दैट इज 1/4, 2 एज इट इज, पाई की जगह 22/7 और इसकी जगह आ जाएगा 84। चीजों को कैंसिल करो फटाफट। तो सर जैसे ही हम कैंसिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, 90 और 360 सबसे पहले 1/4, 7 1 जा, ये देखो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 4 और 12 कैंसिल होके सीधा 3, तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 22 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 दूनी 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 6 दूनी 12, 1 13, 132 सेंटीमीटर आ रहा है हमारा आंसर। ऑप्शन भी है, ऑप्शन सी के रूप में। सवाल अच्छा था क्योंकि क्या पूछ रहा है सर, वो हमसे डायरेक्टली उसने नहीं पूछा कि एरिया निकालो या सरकमफेरेंस निकालो या फिर लेंथ ऑफ आर्क निकालो, बल्कि हमसे घुमा फिरा के पूछा। तो हमें हमेशा से सवाल अच्छे से पढ़ना है, समझना है क्या पूछा है। जब वो लेंथ डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड पूछ रहा है, मतलब हमसे केवल लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, पूरा मिनट हैंड ने कितना एरिया कवर किया वो नहीं पूछ रहा है। इसका डिफरेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 132 आया हमारा आंसर, गिवन दैट रेडियस था आपका, लेंथ ऑफ हैंड था 84। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37। अब ये देखो, ये कह रहे हैं कि भैया सरकमफेरेंस और रेडियस के बीच का डिफरेंस, क्लियरली सरकमफेरेंस बड़ा होगा, रेडियस छोटा होगा, ये तो बिना बोलने वाली बात है, इज इक्वल टू 37। अब हमसे क्या बोल रहा है कि बताओ सरकमफेरेंस कितना होगा। ठीक है, तो चलिए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर माइनस आपने करना है एक और आर इज इक्वल टू 37। मैं यहाँ पे आर कॉमन ले रहा हूं, अंदर आ जाएगा 2 पाई माइनस 1। अब ये देखना भैया, कैलकुलेशन का एकदम ध्यान रखना। तो देखो आर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22/7। ठीक है, अगर हम इसको अच्छे से कैलकुलेट करें तो मैंने पाई की जगह पे रख दी उसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। 22 इंटू 2 करेंगे तो वो तो हो जाएगा 44। एलसीएम लेंगे -7 होल डिवाइड बाय 7, तो देखो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये मैंने अब यहाँ पे एक पार्टीशन कर दिया ताकि हम आगे सॉल्व कर सके। तो अब ये देखो 44 माइनस 7 इज 37 है ना, तो r इंटू 37 अपॉन 7 इज इक्वल टू 37। r की वैल्यू निकालने के लिए इसको हमें वहां भेजना पड़ेगा, तो इंटू 7 ऊपर आएगा, होल डिवाइड बाय 37 नीचे आएगा, 37 से 37 कैंसल। मेरे भैया r की वैल्यू आई 7 सेंटीमीटर। कितनी? 7 सेंटीमीटर आई r की वैल्यू। क्या हमें केवल r निकालना था? नहीं, हमें तो भैया सरकमफेरेंस निकालना था। तो कृपया जल्दबाजी ना करें, पूरा सवाल अच्छे से पढ़ें। सरकमफेरेंस निकालने के लिए फिर से कितना सर 2 पाई आर, तो सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 7, क्योंकि हमारा रेडियस आया 7, 7 से 7 कैंसल, 22 इंटू 2 करने पे आपको मिलेगा 44 सेंटीमीटर एज योर सरकमफेरेंस। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है सर। और देख लो 44 माइनस 7 करेंगे तो गैप 37 का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 37 का, मतलब अपन ने लगभग तो ऑलमोस्ट सही किया है। चलिए स्क्रीन क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस a। अच्छा ये देखो, ये कह रहा है कि एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला लो जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको? एक सर्कल को। मतलब आपने एक सर्कल बनाया और उसको घेरे हुए है एक स्क्वायर। ठीक है, अब हम में से बहुत लोग तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कौन किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है ना, चलिए
सर्कल ऑफ रेडियस ए, सर्कल का रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस है ए, ये रहा आपका सर्कल का रेडियस ए। तो अगर रेडियस ए है तो डायमीटर कितना, तो डायमीटर हो जाएगा बड़े भैया 2a, तो ये आपने लिखा d इक्वल्स टू 2a। अब यहां समझो अगर डायमीटर है 2a तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, तो सर वो भी हो जाएगी 2a, क्योंकि जो सर्कल पूरा होता है अपना डायमीटर जो होता है वही आपकी साइड बनता है। आप जैसे कि देख भी सकते हैं सर्कल शुरुआत से लेकर एंड तक टच कर रहा है स्क्वायर को। चलिए अब अगर साइड है 2a तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा सर 4 इंटू साइड, तो यहां से जो आपने साइड निकाली उसको यहां पे रख दो, तो पेरीमीटर आएगा मेरे भैया 4 इंटू 2a, 4 2 जा 8 हो जाएगा सर। तो आपका जवाब आएगा 8a, ऑप्शन में उपलब्ध है। ये हमने मार्क कर दिया, बहुत बढ़िया। आसान प्रश्न, उससे भी आसान जवाब हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। क्वेश्चन 9, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी बी, आई स्वेयर। पहली लाइन जब मैंने पढ़ी मुझे लगा गलत चैप्टर में गलत क्वेश्चन है, लेकिन आगे देखो सब लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल इज। अच्छा अब देखो आप कह रहे हो कि आपने सर्कल जो है उसको किसके अंदर पैक कर दिया है, इस राइट ट्राइंगल के अंदर, जिसके डायमेंशन आपको यहां पे दिए, राइट एंगल एट बी। तो ये देखो हमने बनाया, ये राइट एंगल एट बी हो जाएगा। चलिए और बी से लेकर सी तक बोल रहा है 12, तो ये देखो इसको बोल देते ए 5, ये सी हो गया 12, ए सी भले ही दिया नहीं लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया 13। क्यों, क्योंकि भैया इतनी गणित तो मैं सीख ही चुका हूं कि राइट ट्राइंगल में अगर एक साइड 5 है दूसरी 12 है तो जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा उसको 13 होना ही पड़ेगा। 5 12 13 का बहुत ही फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें पता है। तो आपको निकालना है इसका रेडियस। अब इसका रेडियस कैसे निकालोगे सर, रेडियस निकालने के लिए यहां पे हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो आपको यहां पे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 10 रिवाइज करना पड़ेगा, जिसमें आपने सीखा है कि जो रेडियस होता है वो टैंजेंट होता है, टैंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर वो याद है आपको तब तो फिर आप निपटा दोगे इसको। कैसे, तो देखो ऐसे 3 ट्राइंगल बनेंगे, एक बड़े वाले का एरिया, ठीक है, तो एरिया ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा, तो सर एरिया ऑफ एबीसी हो जाएगा हाफ इंटू 12 इंटू 5, 12 और ये कैंसिल होके 30 आ जाएगा। अब इसी का एरिया 3 जगह से निकलेगा, एक एरिया ऑफ ए ओ बी, ठीक है, जिसमें हाफ इंटू आपका जो सर्कल है उसका रेडियस हो जाएगा आपका हाइट और बेस हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 6r। ठीक है, ऐसे ही एरिया ऑफ देखो एओबी, नहीं एओबी में तो ये 5 आएगा, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं 5/2r, है ना, 5/2r। चलिए अब बीओसी निकालोगे तो एरिया ऑफ बीओसी में आ जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू आर, नहीं सॉरी 12 इंटू आर, ये वाली साइड बीओसी वाली है, बीच वाले को हम इसको ओ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये 6r, और लास्ट में एरिया ऑफ एओसी के लिए आपके पास है हाफ इंटू 13 इंटू आर, तो ये हो जाएगा 13/2। अब या तो पूरे ट्राइंगल का एरिया देख लो या उसके 3 हिस्सों को जोड़ के देख लो, बात बराबर आनी चाहिए। तो मुद्दे की बात यहां पे ये है कि आपका 5/2r प्लस 6r, क्योंकि वो 12/2 करने पे आया, प्लस 13/2r शुड बी इक्वल टू 30r, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्लियर है कि 3 छोटे हिस्सों का एरिया जोड़ के एक बड़े के बराबर। अब फटाफट सॉल्व करोगे इसको, देखो तो एलसीएम लेंगे अपन इसका, तो देखो एलसीएम लेके हो जाएगा 5 6 दूनी 12 प्लस 13 होल डिवाइड बाय 2r इज इक्वल टू 30, राइट। अब ये हो जाएगा देखो 30r बनाम 2 इक्वल्स टू 30। अब आप चाहें तो यहाँ कैंसिल करके फिर यहाँ ले जाएं, या चाहें तो सीधे सीधे कैंसिल करके ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो जाएगा 30 इंटू 2 होल डिवाइड बाय 30, आर की वैल्यू 30 कैंसिल होने पे कुल मिला के 2 के बराबर ही आएगी। ठीक है ना, जो कि अपना ऑप्शन सी के रूप में उपलब्ध है। अपन ने इसको हाईलाइट किया, आपने अपने उत्तर पुस्तिका में इसको मार्क किया या लिखा, और फिर आगे बढ़ गए अपन। चलो स्क्रीन क्लियर हो जाओ भैया, काहे नहीं हो रही, बुरा मान गई क्या, नहीं हो गई। चलो और हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमसे बोल रहा है कि भैया रघु नाम का एक व्यक्ति है
जिसकी आदत है वो कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब. He called his friends over to his place to show his prized possession and gave them to give two to them. ठीक है, अपने दोस्तों को उन्हें 2 कॉइन दे दिए which were in circular in shape to his friend Pulkit. If the sum of the area of two circles with radii r1 and r2 is equal to area of circle of radius r, then इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी. हमने ऐसे ही लॉजिक पे बेस्ड 3 क्वेश्चन किए हैं. ये तीसरा क्वेश्चन है कि 2 सर्कल जिनका रेडियस r1 और r2 है उनके एरिया का सम, तो पाई r1 स्क्वायर पहले सर्कल का एरिया का सम मतलब एडिशन विथ पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r. अब ये तीसरे वाले का पाई r स्क्वायर होगा. ठीक है, अब आप अगर पाई कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास बचेगा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर. ये हमारे पास ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन बी के रूप में उपलब्ध है. देखो ध्यान से, इसको हम अपना आंसर बनाएंगे और सवाल को समाप्त करेंगे. अच्छा, कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर जैसे आपने पाई कैंसिल किया वैसे स्क्वायर भी कैंसिल होता है क्या. नहीं मेरे भैया, ऐसे स्क्वायर कैंसिल नहीं होता है, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा वो, है ना. चलिए स्क्रीन क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. अब यहां से देखो हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो समाप्त हो जाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करके आंसर बताना है. पहला क्वेश्चन है आपका कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. रेडियस है आपका 6, तो देखो रेडियस है आपका 6 और एंगल है थीटा है 30 डिग्री. पाई आपको 3.14 यूज करना है, सवाल में दिया हुआ है. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. यहां पे कुछ मुश्किल है क्या, नहीं सर, बस यहां एंगल का खेल होता है. तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर का यूज करके हम आंसर निकाल लेंगे. तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा आपका कितना सर, थीटा मतलब यहां पे हो जाएगा देखो 30 बनाम 360, ये हो गया. पाई की जगह आप लिखोगे 22/7 एंड रेडियस की जगह हो जाएगा, देखो पाई की जगह पे क्या लिखना है भैया 3.14 और रेडियस की जगह आ जाएगा 6 × 6. देखो एरिया ही पूछा है ना, बिल्कुल सर. चलो अब यहाँ पे सबसे पहले जो चीज कैंसिल होगी वो है ये 30 और 360, 1 जा ये 12 जा, फिर ये 6 कैंसिल होगा. तो 6 और 12 जब कैंसिल होंगे आपस में तो आपके पास क्या बचेगा, तो सर मेरे पास बचेगा 6 1 जा 6 2 जा, फिर 2 से ये 6 कैंसिल तो 3. तो कुल मिला के एरिया निकालने के लिए केवल 2 चीजें बची. एक बचा 3.14, दूजा बच गया 3. मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एरिया आ जाएगा 4 3 जा 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 3 1 जा 3 और एक 4 तो 42 एंड 3 3 जा 9, 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक बार फिर चेक कर लो, 4 3 जा 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 3 1 जा 3 4 42 और 3 3 जा 9. तो एरिया आया आपका 9.42. ये देखो रेडियस दिया था, रेडियस एंगल दिया था 30, एरिया पूछा था, पाई की वैल्यू दी थी, हमने एरिया का फॉर्म लगा के आंसर बता दिया. 2 नंबर हमारे जेब में. इससे कम का तो ये आ नहीं सकता, वैसे इससे कम के आने का प्रोविजन भी नहीं है. चलो अगला देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन द फिगर, यहां पे एक सर्कल दिए, देखो एओबी इज अ सेक्टर ऑफ रेडियस 10.5. तो रेडियस दिया है आपको कितना 10.5, ठीक है, और आपको बोला है पाई की वैल्यू 22/7 यूज करो. ठीक है, और क्या बोला है साथ में सर, और यहां पे बोल रहे हैं भैया हमारे कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर. ठीक है, अब देखो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर में 2 चीजें आ जाती हैं. देखो थीटा भी दिया है, पहले वो भी लिख लो. थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री. अब बहुत लोग पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि केवल थीटा बाय 360 इंटू 2πr करना है या फिर प्लस उसमें 2r भी करने हैं. क्योंकि देखो अब कुछ लोग सेक्टर को केवल यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं, जो कि गलत है क्योंकि वो आर्क होती है. सेक्टर में रेडियस भी इंक्लूडेड होते हैं, तो इसीलिए
2r दोनों रेडियस के लिए हमेशा आपको जोड़ना है, क्योंकि अगर उसको सिर्फ ए से लेकर वो सर्कुलर पाथ बी तक का बोलना होता लेंथ, तो वो ए आपसे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ना पूछ के बोलता लेंथ ऑफ आर्क निकाल दो, पर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछ रहा मतलब वो आपसे रेडियस निकलवाने में भी इंटरेस्टेड है। तो ये हो जाएगा 60/360, ठीक है, इनटू यहाँ पे हो जाएगा 22/7, और आपका रेडियस वैसे तो है 10.5, पर मैं 105/10 लिख रहा हूं भी, ठीक है ना, क्योंकि व्हाट इज 10.5, डेसिमल अगर हटा दोगे तो नीचे 10 लिखना ही पड़ेगा। 2r मतलब देखो 2 इंटू 10.5, क्योंकि यहां पे तो डेसिमल, ये 2 अपने आप सॉल्व कर लेगा। चलिए अब अगर चीजों को कैंसिल करें हम, तो 60 और 360 सबसे पहले कैंसिल, 1 जा 6 जा। दूसरी चीज क्या कैंसिल होगी, तो 7 1 जा, और ये देखोगे 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, है ना, 15 आएगा। तीसरी चीज अगर हम करेंगे कैंसिल, तो भैया ये देखो कितने जा, तो सर 5 3 जा 5 2 जा, फिर इस 2 से करेंगे तो ये 11 जा। तो कुल मिला के आपके पास अब ये 3 और ये भी 6 कैंसिल, तो केवल 2 बचा, है ना। तो क्या बच गया, तो P बच गया सर अपने पास 11 ऊपर, नीचे बनाम 2 प्लस 10.5 इंटू 2 मतलब 21 हो जाएगा। अब 11/2 कितना हो जाएगा, तो सर वो हो जाएगा 5.5 प्लस 21, 2 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 26.5 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आएगा। एक बार दोबारा चेक कर लो देखो रेडियस है 10.5, ठीक है सर, इसमें एक 2 भी होना चाहिए, हाँ वही मैं सोचूं कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। देखा अपनी गणित कमजोरी चल रही है भाई, बचपन से कुछ करना पड़ेगा इसका। तो ये देखो P = 2 इंटू हो जाएगा, तो फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये 2 हट जाएगा, तो 11 और 21 हो जाएगा सीधे सीधे, मतलब कितना सर, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 32 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। एक बार दोबारा देखो, रेडियस 10.5, रेडियस 10.5, सेक्टर है, सेक्टर का एंगल है 60, डायग्राम में दिख रहा है, तो 60, पाई की वैल्यू 22/7, पेरीमीटर पूछ रहा था सेक्टर का, तो मतलब आप न सिर्फ वो सर्कुलर पाथ को लेंगे ए से लेकर बी तक के, बट ये 2 रेडियस भी जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि सर्कुलर पाथ के साथ साथ पूरे रेडियस भी काउंट होते हैं, तभी सेक्टर बनता है। अदरवाइज अगर वो केवल ए से लेकर बी तक का सर्कुलर पाथ पूछेगा तो लेंथ ऑफ आर्क भी पूछ सकता है, लेंथ ऑफ आर्क के रूप में पूछेगा, न कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो रेडियस भी आपको ऐड करना है। तो भैया फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr, जितना हिस्सा है वो आपने वैल्यू रखी, उसको सॉल्व किया, प्लस 2r रखा, तो यहां पे आ गया। अब जब θ/360 2πr कर रहे थे आप, तो आपने सबकी वैल्यू रखी, r की वैल्यू, पाई की वैल्यू, θ/360 और 2 रखा, जिसमें 2 में पहले लिखना भूल गया था मुझे पता है, पर मैंने उसको लिख दिया और फिर आपको सही आंसर बता दिया कि 32 सेंटीमीटर आएगी आपके किसकी वैल्यू जनाब, आपके इसकी वैल्यू आएगी, लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर की वैल्यू आएगी 32। चलिए स्क्रीन क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। चलो रेडियस है आपके सर्कल का 21, एंगल आपको थीटा दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा फॉर सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो θ/360 इंटू कितना पाई आर स्क्वायर। तो जब आप इसको निकालोगे तो एरिया देखो कितना आएगा, एरिया आएगा देखो थीटा की जगह 60 बनाम 360, पाई की जगह 22/7, आर की जगह देखो कितना आएगा, रेडियस आएगा 21 इंटू 21, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे, 60 360 1/6, ठीक है, 7 1 जा, ये 7 3 जा 21, ठीक है, फिर 3 1 जा और ये 3 2 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 11 जा, तो आपका कुल मिला के एरिया आ जाएगा, कुल मिला के एरिया आ जाएगा 11 इंटू 21, विच इज हाउ मच सर, ये हो जाएगा 231 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक करो, 21 इंटू 10 करेंगे तो 210, ठीक है, प्लस एक और बार करेंगे तो कितना आएगा सर, ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया, ये तो कोई दिक्कत की वाली बात ही नहीं थी यहाँ पे।
रेडियस दिया था 21, एंगल दिया था 60, एरिया निकालना था, कुछ मेंशन नहीं हो तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, ये तो नियम है हमारा, पेपर में लिखा होता सबसे पहले कागज पे। आर से आपने 7 से कैंसिल किया, 360 और 60 को कैंसिल किया, कुल मिला के आंसर आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कह रहा है कि जयेश एंड हिज फ्रेंड्स वर सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऑफ देयर फ्रेंड एंड ऑर्डर्ड पिज्जास फॉर देमसेल्व्स, ईच ऑफ देम टुक अ स्लाइस ऑफ पिज्जा, इफ द डायमीटर इज 42। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिया है कि डायमीटर 42 है, तो मैंने लिखा d इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, और मुझसे गलती ना हो जाए इसी को रेडियस लेने की, तो मैं तुरंत रेडियस लिख दूंगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब सवाल कह रहा है कि यदि पाई की वैल्यू है कितनी 22/7, आपका थीटा है 60 डिग्री, कितना है थीटा 60 डिग्री, तो बताइए लेंथ ऑफ द आर्क कितनी होगी। तो भैया लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए थीटा बाय 360 इंटू 2πr इंटू 2πr करना पड़ेगा, जैसा कि मैं भी थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहा था। लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा तो ये, पेरीमीटर ऑफ आपका सेक्टर पूछेगा तो क्या करोगे सर, उसमें दोनों रेडियस भी ऐड कर दोगे, आपने भी वही किया था। तो लेंथ के लिए शॉर्ट में मैं एल लिख रहा हूं, थीटा की जगह आएगा 60/360, पाई की जगह यहां पे देखो 2/2 इंटू 22/7, आर की जगह आ जाएगा 21। अब आप सॉल्व करने जाएंगे तो चीजें कैंसिल होंगी, तो ये 1/6, 7 1 जा 7, 3 जा 3, 2 मिला के 6 को कैंसिल कर देंगे, तो एल की वैल्यू कुल मिला के आएगी 22 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया यहाँ पे, तो स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाएगी, सवाल आपका समाप्त हो जाएगा और अपन आगे बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 14 और 15 में कोई फर्क था क्या? देखो 14 वेरी शॉर्ट कैटेगरी का था, 15 शॉर्ट कैटेगरी, ये 2 या 3 दोनों में से किसी में भी आ सकते डिपेंडिंग ऑन योर एग्जामिनर। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो मतलब आपका रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। देखो मुझसे क्या कोई वैल्यू छूट ना जाए इसलिए अपन पहले लिख लेते। फाइंड द एरिया, आपको एरिया निकालना है, लेकिन कैसे निकालोगे? तो देखो बोल रहा है एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स, तो टाइम है आपका 35 मिनट, लेकिन ये है भैया मिनट्स में, इसको आपको एंगल में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां समझो फिर से 60 मिनट के 360 डिग्री, ठीक है, तो 1 मिनट का, तो सर 1 मिनट का हो जाएगा 6 डिग्री, डिवाइड बाय दोनों को 60 कर दिया आपने, तो 35 मिनट का गुरुजी, बस इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए मेरे हिसाब से आएगा 210 डिग्री। एक बार आप चेक करिए, 6 5 जा 30, 0 यहाँ 3 ऊपर, 6 3 18 और 3 21, जी हाँ बिल्कुल 35 मिनट मतलब 210 डिग्री ही होगा। 6 5 जा 30, 0 यहाँ 3 ऊपर, 6 3 18 19 20 21, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आपको एंगल मिल गया, निकालना क्या है? आपको निकालना है एरिया, तो बस एरिया निकालने के लिए आपको एंगल चाहिए होता है, तो एरिया हो जाएगा यहाँ पे थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां देखो एरिया हो जाएगा 210 बटे 360, पाई की जगह आप लिखोगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा सर? रेडियस दिया हुआ अपना 12 है ना, तो 12 इंटू 12 कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अब यहां पे देखो चीजों को कैंसिल करते जाओ, आंसर आते जाएगा, तो देखो 360 और ये 0 से 0 कैंसिल हो गए पहली बात तो। उसके बाद जो मुझे दिख रहा है आसान करना कैंसिल, तो वो 7 1 जा, ये 7 3 जा, 3 1 जा और ये 3 12 जा, 12 1 जा और 12 1 जा, कुछ नहीं बचा, केवल एक 22 बच गया और एक 12 बच गया। कितना होगा सर? ये हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, 12 इंटू 22 करना है तो भैया 24 और यहाँ पे भी 24, जी हाँ बिल्कुल 4 और 2 6, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ रहा है। चलिए क्लियर?
गुड टू गो। आपको एरिया पूछा था 35 मिनट में, आपने एरिया बता दिया 35 मिनट में कितना होगा। चलिए स्क्रीन क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भैया। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 इज 16.4। ठीक है, आपको बोल रहा है कि पेरीमीटर कितना है 16.4 किसका, सेक्टर का, और सेक्टर डिफाइन होता है रेडियस से और एंगल से। तो रेडियस हो जाएगा यहां पे अगर आप देखेंगे तो 5.2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला देखो क्या होगा सर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा थीटा बाय 360 इंटू 2πr। ये तो हो गया वो सर्कुलर पाथ के लिए, प्लस 2r, ये हो गया वो दो रेडियस के लिए जो कि आजू बाजू में है जिससे कि सेक्टर बनता है। तो पेरीमीटर है 16.4, आपने रख दिया। थीटा आपको पता नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दिया, इंटू 2 इंटू 22/7 लिखा आपने, आर की जगह लिखा आपने कितना 5.2। ठीक है ना, कितना लिखा आपने आर की जगह 5.2, ये लीजिए। चलिए, और प्लस हो जाएगा 2r मतलब 2 इंटू 5.2 हो गया जी सर। अब यहां देखो थीटा बाय 360 फिलहाल तो आपको पता नहीं है तो इसको एज इट इज रहने दो। इधर भी अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, 22/7 अगर मैं 5.2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, अगर आप देखेंगे 2 और 2 4, 5 और 5 10, एक ये तो जाएगा 10.4 प्लस यहां पे भी 10.4। इनको मैं ऐड नहीं कर सकता भैया अभी, क्यों? क्योंकि सर अभी तो इनके बीच में ये मल्टीप्लिकेशन भी तो है, तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर तो आप ऐड कीजिएगा। चलिए, आपकी बात मानते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जब मैंने 10.4 कॉमन लिया तो आपके पास 16.4 है, आपने 10.4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा सर? अंदर बचेगा यहां पे अगर मैं देखूं तो थीटा बाय 360 इंटू पाई प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे अगर हम देखेंगे तो अब ये देखो डिवीजन में आ जाएगा, तो 16.4 डिवाइड बाय 10.4 इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई प्लस 1। ठीक है ना, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो मैं काम कर रहा हूं, यहां पहले ले रहा हूं ये 16.4 अपॉन 10.4 ये लिखा है अपन ने। ठीक है, -1 कर लेते हैं तो अपन को थीटा बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और इसको हम यूज करेंगे अपना एरिया निकालने के लिए। जब आप एलसीएम लोगे तो 16.4 माइनस 10.4 हो जाएगा होल डिवाइड बाय 10.4। कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। इन दोनों को आपने माइनस किया, देखो 4 से 4 गया, कुल मिला के बचा 6 डिवाइड बाय 10.4 इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई। इसको मैं और सॉल्व कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि इतना ही मेरे काम का है और मुझे आंसर बताने में हेल्प करेगा। कैसे? देखो आपको एरिया ऑफ सेक्टर बोला है, तो चलो उसकी ओर आगे बढ़ते देखते एरिया ऑफ सेक्टर निकलता कैसे है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, तो सर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। अब देखो यहां पे आप निकालोगे एरिया इज इक्वल टू थीटा बाय 360 को मैं एक ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, ठीक है, इंटू साथ में पाई को भी फिट कर रहा हूं, ये हो गया ब्रैकेट बंद, और आर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा, देखो कितना, आर स्क्वायर मतलब 5.2 इंटू 5.2, क्योंकि रेडियस तो सेम ही है ना भाई, है ना। चलो अब थीटा बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू मुझे पहले से पता है, मुझे एग्जैक्ट थीटा नहीं पता, लेकिन इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा वो मेरे पास है, दैट इज 6 डिवाइड बाय 10.4 इंटू 5.2 इंटू 5.2। अब आप यहां पे देखिए 5.2 1 जा, ये 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, कुल मिला के एरिया आया आपका 3 इंटू 5.2 जो हो जाएगा 3 2 जा 6, डेसिमल है एज इट इज, 3 5 जा 15, तो 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया एरिया ऑफ सेक्टर।
खाली यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करनी थी, कहाँ पे जाके रुकना था, कहाँ घबराना था, कहाँ नहीं घबराना था, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप उसमें विचलित हो गए तो फिर भैया जवाब में कुछ दिक्कत हो जाएगी, पर अगर आपने उसको ढंग से कर लिया एकदम ध्यानपूर्वक तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, स्क्रीन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू फॉर्म एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेडियस। देखो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी सीधी वायर थी जिसकी लंबाई थी 22 सेंटीमीटर, इसको आपने मोड़ के एक ऐसा आर्क का रूप दे दिया, तो देखो लंबाई तो उतनी रहेगी 22 की 22, ठीक है, और लेकिन जब आपने इसका एंगल नापने का प्रयास किया एक पर्टिकुलर रेडियस से तो वो आया 60 डिग्री, ठीक है, और रेडियस कितना दिया आपको, रेडियस आपको फाइंड करना है। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क का मामला बनता है यहां पे, है ना। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल है सर। तो लेंथ ऑफ आर्क हम लिखेंगे इक्वल टू कितना सर, ये हो जाएगा थीटा बाय 360 एंगल के हिसाब से इंटू 2 पाई आर। तो आपकी लेंथ है 22, उसी से बनी है आपकी आर्क। थीटा की जगह आ जाएगा 60 अपॉन 360, यहाँ पे भी 2 इंटू 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू वही यूज करने को बोला है, आर मुझे पता लगाना है। सबसे पहला कार्य इनको कैंसिल करना 1/6, दूसरा कार्य इसको कैंसिल करना, तीसरा कार्य इधर का 22 इधर के 22 से कैंसिल, कुल मिला के बच गए यहाँ पे देखोगे तो 1 इक्वल टू आर बाय 3 भी डिनोमिनेटर में 7 भी डिनोमिनेटर में 21, तो 21 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ आर। कितना, 21 सेंटीमीटर आपका रेडियस आएगा। क्लियर। अच्छा, यहां पे समझने वाली बात की थी कि जो 22 सेंटीमीटर दिया था वो लेंथ ऑफ वायर दी थी, उसको कैसे हमने लेंथ ऑफ आर्क के रूप में यूज किया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। रेडियस हमने बोल दिया 21 सेंटीमीटर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट अ रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। देखो फेंसिंग करनी है। अब फेंसिंग कहां होती है, बाउंड्री पे, तो पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि कितना बाउंड्री है, दैट इज आउटर डायमेंशन, दैट इज योर सरकमफेरेंस। लेकिन दिया हमें एरिया है, तो हम बेसिकली एरिया से शुरू करके सरकमफेरेंस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। चलिए, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 22,176। आर स्क्वायर निकालने के लिए इन दोनों नंबर्स को दूसरी तरफ भेजना सबसे समझदारी वाली बात है भैया, क्योंकि उसके अलावा तो सिर्फ वेरिएबल ही वेरिएबल है। चलिए, तो 22,176 इंटू 7 करना है मुझे, डिवाइड बाय 22 करना है। मेरे दिल से ये आवाज आ रही है कि ये दोनों 11 से कैंसिल होंगे, करके देखो 11 2 तो यहां भी 11 2 हो जाएगा। फिर एक देखो 1 है तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो 0, ठीक है। फिर 11 1 जा 11 और 11 8 जा 11 6 जा 66 है ना। चलिए, ये हो गया क्लियर। 2016 आया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको भी 2 से काम कर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1008 है ना, क्योंकि भाई देखो 2 1 जा 2 0, तो 1008 इसका आधा हो जाएगा। अब 1008 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, लेकिन किसका ये नहीं पता, तो बेहतर है कि मैं 1008 को पहले ब्रेक करूं, उसके फैक्टर्स को देखते हैं ताकि मैं इजीली आर स्क्वायर से स्क्वायर रूट तक पहुंच सकूं। देखते हैं क्या 7 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा देखो 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 बिल्कुल है 144। तो देखो आर स्क्वायर जो है वो अपना हो जाएगा 144 इंटू 7 इंटू 7, तो इसको मैं लिख रहा हूं आर स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर दैट इज 144 इंटू 7 स्क्वायर। अब मैं आराम से लिख सकता हूं कि आर की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि अब तो मैंने कैलकुलेशन को काफी आसान कर दिया। तो आर आ जाएगा 12 इंटू 7 दैट इज 84 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आप लिख रहे हैं। अब देखो यहां पे ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर, है ना। ये एक काम करो मीटर ही लेके चलो इसको, तो 84 मीटर चलिए,
और अपना एरिया कितना आया था, एरिया आया था देखो 2216 मीटर स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या निकालना है भैया, हमें तो अभी फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है, तो पहले हम कितनी फेंस लगेगी वो निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ फेंस वुड बी हाउ मच, तो सर लेंथ ऑफ फेंस हो जाएगी अपनी सरकमफेरेंस के बराबर, है ना, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ फेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, और यहां नीचे लिख दो सरकमफेरेंस के बराबर। चलिए, तो लेंथ हो जाएगी आपकी 2 इंटू 22/7 इंटू 84। अब इसको सॉल्व करिए, तो देखो ये 7 से कैंसल, 7 1 जा 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो लेंथ आएगी आपकी 22 इंटू 12 2 जा 24, मल्टीप्लाई किया आपने 24 इंटू 20 करेंगे तो 240, फिर 48 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 288। एक बार दोबारा चेक करो, 4 2 जा 8 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 8 4 2 जा 2 2 जा 4, 8 4 12 4 1 5, 528 आ रहा है। इनके हिसाब से देख लो एक बार, आपके हिसाब से भी यही आ रहा है क्या? बिल्कुल सर, तो 528 मीटर हमारी लेंथ है। इसमें से अब आपको कॉस्ट अगर निकालनी है फाइनल पार्ट के रूप में, तो आप एक इसका तीसरा पार्ट कर देते हैं, यहां पे कलर चेंज करके हम कॉस्ट निकालेंगे। देखो कॉस्ट हो जाएगी आपकी लेंथ इनटू प्राइस तो कॉस्ट वुड बी लेंथ दैट इज 528 मीटर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस दैट इज 50 रुपीज पर मीटर, है ना, तो 50 रुपीज पर मीटर। सॉल्व करोगे आपकी कॉस्ट आएगी, मल्टीप्लाई करोगे, देखो 0 8 5 40, 0 यहाँ 4 ऊपर, 5 2 10 11 12 13 14, 5 5 25, 1 कैरी 26, तो 26,400 रुपये आ रही है भैया। एक बार दोबारा चेक कर लो सर, ये हो जाएगा देखो 528 इंटू 5, 8 5 40, 0 यहाँ 4 ऊपर, 5 2 10, 8 5 40, बिल्कुल सर, तो 8 5 40, 0 4 ऊपर, 5 2 14, 1 कैरी 25 26 और 1 0 50 का, तो 26,400 रुपये आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने लिखा यहाँ पे 26400 रुपीज़ फाइनल कॉस्ट आएगी। अगर एरिया है 22176 मीटर स्क्वायर और ये है कॉस्ट इस तरीके से आपका आंसर बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर, स्क्रीन क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अ काउ इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर at the corner of the rectangular field of dimension 20x16. Find the area of the field that the cow can graze. कितना काउ ग्रेस कर सकती है? अब देखो ये तो आसान है, क्योंकि आपने एक कॉर्नर पे बांध दिया है। ठीक है, अगर कॉर्नर पे बांध दिया है तो एंगल कितना होगा? सिंस काउ इज टाइड एट द कॉर्नर, देखो वर्ड लिखा है ना, टाइड एट कॉर्नर, at corner theta would be how much? theta would be 90 डिग्री, क्योंकि भाई रेक्टेंगल के कॉर्नर पे एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। लेंथ ऑफ रोप जो है वो आपका रेडियस बन जाएगी 14 मीटर, ब्रैकेट में लिख देना चाहिए तो लेंथ ऑफ रोप। ठीक है, चलिए और अब यहां पे आपको निकालना है एरिया विच काउ कैन ग्रेस, तो एरिया हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब ये समझना, अगर वो बोलता कितना वो नहीं कर पा रही है तो हमें रेक्टेंगल के डायमेंशन से कुछ फर्क पड़ता, पर अब क्योंकि वो कितना कर पा रही है सिर्फ यही बताना है, तो उसमें तो उसकी रोप का कमाल है और उसका कमाल है, तो फिर आपको रेक्टेंगल का इतना सोचने की जरूरत नहीं है और बचा कुछ काम एंगल कर देगा। चलिए, क्योंकि एंगल 90 है तो आप एक काम कर सकते हैं, 1/4 सीधे जो हमने लिखा है वही यूज कर सकते हैं, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। अब यहां देखें चीजें कैंसिल होंगी, 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, ये भी 2 1 जा और ये 2 7 जा, तो कुल मिला के गौ माता के पक्ष में, काऊ जो है उसके पक्ष में कितना एरिया गिरेगा? 22 इंटू 7। ठीक है, तो 22 इंटू 7, 7 2 जा 14, 1 कैरी
7 2 14, 115, तो 154 सेंटीमीटर है, मीटर है सर, मीटर स्क्वायर एरिया काऊ के लिए होगा। अगर वो हमसे पूछते कितना एरिया वो नहीं कर पा रही है तो हम रेक्टेंगल के एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देते। अगर ये एडिशनल क्वेश्चन आता तो, नहीं आया है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल सर। लेंथ ऑफ रोड 14 मीटर थी, वही हमारा रेडियस बन गया। क्वाड्रेंट था, एंगल 90 था, तो वही हमने यूज कर लिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरिया। क्लियर है? बिल्कुल सर। कोई आपत्ति? सर अब तक तो नहीं, बाकी आगे होगी तो आपको बता देंगे। ये देखो स्ट्रेट लाइन में आ गए, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 20, द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ अ स्मॉलर सर्कल एंड अ लार्जर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। डिफरेंस बिटवीन रेडियाई, अब मैं लार्जर सर्कल के रेडियस को कैपिटल आर बोल रहा हूं, स्मॉलर सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर बोल रहा हूं, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द सर्कल, तो देखो एरियाज ऑफ द सर्कल, कैपिटल आर ए फॉर बड़ा एरिया, स्मॉल ए फॉर छोटे वाले सर्कल का एरिया इज 1078। चलिए अब यहां देखिए, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है सर? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो छोटे सर्कल के लिए छोटा रेडियस, बड़े सर्कल के लिए बड़ा रेडियस, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करने पे आ रहा है 1078, क्योंकि सवाल में क्या लिखा है? डिफरेंस। आपने पाई कॉमन लेना है, अंदर आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां समझिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे। सर पाई की वैल्यू 22/7, और ये जो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ना, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में देख के एक बारी ए प्लस बी लिख देंगे, तो एक बारी ए माइनस बी लिख देंगे, ठीक है जी। और ये 1078 फिलहाल तो एज इट इज है। अब यहां देखो, जो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है वो तो एज इट इज रहेगा, दोनों के डिफरेंस की वैल्यू है 7, तो वो मैंने यहां पे रख दी। 22/7 पहले भी था, अब भी रहेगा, तो उसकी मदद से हम इस 7 से डील कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमें हमारा कैलकुलेशन करने में काफी आसानी हो जाएगी। अब यहां देखो क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल, उसके बाद क्या होगा सर? 22 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 1078 की प्राप्ति होगी। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हमारे पास आ जाएगा 1078 डिवाइड बाय 22। अब या तो आपको इसका टेबल याद होना चाहिए या फिर आंसर निकल के आना चाहिए। अब कैसा आएगा देखो, जहां तक मुझे समझ में आता है 11 से कैंसिल करके देखो, या 2 से करो पहले। चलो 2 11 जा, इधर पे 2 5 जा 10, ठीक है, और ये 2 3 जा 6, कितना बचेगा सर? 118, तो 2 9 जा 18 बचेगा। 11 से कैंसिल करके देखो, 11 1 जा, ये 11 4 जा 44, 9 बचा, 11 9 जा 99। तो हमारे हिसाब से दोनों को जोड़ने पर आ रहा है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर करने पे 49, और इनको माइनस करने पे आ रहा था कितना सर? माइनस करने पे आ रहा था 7, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ रहा है 7। अब इन दोनों को सॉल्व करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहां देखो, अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 2r कैपिटल वाला बड़ा वाला प्लस आर माइनस आर कैंसल, 49 प्लस 7 कर दो 56, आर की वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 2 करने पे 28, और अगर इसकी वैल्यू 28 है तो छोटे वाले की कितनी होगी सर? तो सर अगर इसकी वैल्यू 28 सेंटीमीटर आई है, छोटे वाले की 7 के साथ का डिफरेंस मेंटेन करते हुए 21 आनी चाहिए, तभी ऐड करने पे 49 और माइनस करने पे 7 मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्लियर है? बिल्कुल सर। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 21वां सवाल है अपना, देखो यहां पे कि एक सर्कुलर पार्क है जिसको सराउंड किया है एक रोड ने जो कि 21 मीटर वाइड है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। अब ये समझो यहां पे क्या बोल रहा है आपसे, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये देखो, ये अपना पार्क हो गया हरे रंग का, ठीक है, जिसका आपको रेडियस दिया है 105 मीटर, तो ये आपका रेडियस आ गया 105 मीटर, ठीक है,
105 मीटर। अबे हमें क्या करना, मतलब अब मीटर में कि सेंटीमीटर में, अपन को तो खाली ये ध्यान रखना है कि जो कैलकुलेशन करने को बोला है वो करेंगे अपन, ठीक है। और इसके चारों तरफ इन्होंने एक रोड बनाया है, ठीक है। तो रोड जो है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। अब जब पार्क सर्कुलर है तो रोड भी सर्कुलर होगा, और रोड की विड्थ इन्होंने बोली है कितनी, 21 मीटर, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ द रोड निकालो। कुछ हम में से लोग बोलेंगे कि सर देखो, आपका जो इनर रेडियस है स्मॉल आर, उसको बोल दो आप 105 मीटर, और जो बाहर वाला रेडियस है कैपिटल आर, उसको आप बोल दो 105 प्लस 21, तो 5 और 1 6, और 2 और 1 और तो हो जाएगा 126 मीटर, ठीक है। तो सर अगर वो एरिया ऑफ रोड बोल रहा है तो क्या हम आउटर सर्कल का एरिया निकाल नहीं सकते? तो देखो, जब आप आउटर सर्कल का एरिया निकालेंगे तो आप पता है क्या करेंगे, उसमें फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट के तहत अगर आप देखें तो इस पूरे क्षेत्र का एरिया आ जाएगा, बीच वाले का भी। लेकिन बीच वाले हिस्से में रोड थोड़ी है, बीच वाले हिस्से में तो पार्क है। तो आपको बेसिकली बाहर वाले में से अंदर वाले का एरिया माइनस करना पड़ेगा। ये सिंपल कैलकुलेशन आपको करनी है। पाए आपने कॉमन ले लेना है, बाहर वाला कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर वाला स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहें, आपको स्क्वायरिंग नहीं करनी है, तो आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नियम लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 100 कितना है 126, बाहर वाले का रेडियस प्लस 105, ये आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गया, और एक बार माइनस कर लो तो 126 माइनस 105, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। तो बेसिकली कैपिटल आर स्क्वायर आर को हमने सॉल्व कर दिया किस लॉजिक से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। अब यहां समझो, ये 22/7 एज इट इज इनटू, इनको ऐड करेंगे 6 5 11, 2 और 1 3, 231 आएगा हमारे हिसाब से। 6 और 5 11, 2 और 1 3 हो जाएगा कैरी होके, तो 231, और इधर पे माइनस होने के बाद आपको मिलेगा 21। 6 में से 5 गया 1, 2 में से 0 गया 2, 7, और ये माइनस हो जाएगा, एक डिवाइड हो जाएगा 3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब सर बस इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 231 इंटू 22 इंटू 3 भी करना है, तो पहले 3 से कर दो फिर 22 से करना। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इंटू 22, 6 तिया ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 1 13, 1386, और यहाँ भी 1386, 6 8 और 6 14, 8 और 3 11, 1 12, 3 और 1 4 5, तो ये हो जाएगा 15,246 कितना है कैलकुलेट करने पे 15,246 मीटर स्क्वायर। सर इतना एरिया, अब देखो लिखा मीटर में था तो हमने मीटर में कर दिया, वो लिखा होता सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर में कर देते। हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि किस कैलकुलेशन के या किस उसके तहत आंसर निकाला जा रहा है, हमारा पूरा ध्यान केवल आंसर पे होना चाहिए। इज दिस क्लियर? एक बात चाहिए तो हम मल्टीप्लीकेशन चेक कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हमने करके रखा है देखो यहाँ पे, क्योंकि मुझे भैया डर लगता है कि मेरी कैलकुलेशन गलत ना हो जाए, है कि नहीं, और होना भी चाहिए, होती भी बहुत बार है ना। 2 3 जा 6, 9 दूनी 18, एक कैरी, 2 6 12, 1 13, फिर ऐड करने पे 8 6 14, 8 और 3 11, 1 12, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। सवाल नंबर 21 समाप्त। सवाल नंबर 22 बोल रहा है हमसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब पहली बार सेगमेंट पे बेस्ड सवाल आया है, ठीक है, जिसमें आपको बोला है कि भैया रेडियस इज 14 एंड सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। अच्छा यार, सेगमेंट का एरिया बोल रहे हैं जनाब, और आपको सेंट्रल एंगल दिया है 60 डिग्री, मतलब सर ये क्लियर है कि जो ट्राइंगल बनेगा सेगमेंट में वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, क्योंकि अगर सेंट्रल एंगल 60 है तो बाकी दोनों भी 60 60 हो जाएंगे, ये तो क्लियर है। चलो तो यहां पे आप निकालोगे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू कितना है सर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस √3/4 ए स्क्वायर।
दैट इज एरिया ऑफ आपका ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा, इक्विलेटरल है, तो फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर आप सबको पता ही है। चलो, θ/360 मतलब 60/360। ठीक है, पाई की जगह 22/7 और रेडियस है यहाँ पे देखोगे तो 14 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब ये भी हो गया 14 का स्क्वायर। अब यहां पे देखो, क्योंकि दोनों तरफ 14 का स्क्वायर है तो उसको आप कॉमन ले सकते हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना कि चीजें कैंसिल हो रही हैं क्या। तो 60 और 360 हो गया 1/6 6 और ये कैंसिल हो गया 2 से, तो 11 2 जा 20, नहीं क्या 2 से कैंसिल होगा तो 2 11 जा और ये भैया 2 3 जा। अगर मैं यहां पे 14 स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा सर यहां बचेगा 11/21। ठीक है, और यहां बचेगा -√3/4। ओके, फेयर इनफ। हमारे पास √3 की वैल्यू दी है क्या, नहीं सर। 14 का स्क्वायर होता है 196, तो यहां थोड़े बहुत कैलकुलेशन तो अपन को करने ही पड़ेंगे, है ना, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां देखो 14 का स्क्वायर कितना होगा भैया सर 196, और अंदर की जो वैल्यू है उसमें 11 4 जा हो जाएगा 44 माइनस 21 √3 होल डिवाइड बाय एलसीएम लेने के बाद 21 और 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 84। ठीक है ना, ये क्या हुआ सर, आपने लिया एलसीएम, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई, वहां 21 से मल्टीप्लाई और नीचे आ गया 84। अब ये जो 84 और 196 आई थिंक वो 7 से कैंसिल हो सकते हैं, तो कर दो एक बार, है ना। तो देखो 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ये भी 7 से कैंसिल होगा तो 7 2 जा 14, कितना बचेगा सर ये बचेगा 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56 28। फिर एक बार 2 से किससे कर दोगे, 4 से करोगे, 4 3 जा 12, 4 कितने जा, तो सर 4 7 जा 21, नहीं 4 कितने जा 4 7 जा 28, सॉरी देख रहे हो गणित अपनी कितनी तेज हो रही है। तो 7/3 यहां पे आया, इधर अंदर आएगा 44 माइनस 21 इंटू √3 को आप रख सकते हो कितना सर, √3 की वैल्यू 1.732, ऐसे ही कुछ होगा, इतना तो करना पड़ेगा भाई यार। तो ये देखो 7/3 इंटू 44 माइनस व्हाट इज 21 इंटू 1.732, वो आपको निकालना है फिर लिखना है। बताओ कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आया 36.4, राइट, है ना, इतना आया लगभग 36.37 समथिंग आया होगा, अपन ने 36.4 लिख दिया राउंड फिगर में। अब ये आ जाएगा देखो यहाँ पे 7/3 और इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा सर 36 में, तो ये हो जाएगा सर 7.6, ठीक है ना 7.6। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, ये 36.37 भी लिखेंगे तो देखो 44.00 माइनस 36.37 कितना आएगा, देखो कैंसिल हो रहा है क्या वैसे माइनस करने पे 3, यहाँ पे आ जाएगा देखो 9, कितना होगा सर, ये हो जाएगा 44 की जगह 43, जस्ट टिराइंग, ओके 10 में से 9 गया तो ये 63, यहाँ माइनस करोगे तो 7.63 आएगा, है ना। पर अपन का 7 6 7 13 नहीं, तो भी वो कैंसिल तो होगा नहीं, इसलिए काम करो इतना ही लिख लो। चलो, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 7.6 को 7 से 6 7 जा 42, 2 यहाँ 4 ऊपर 7 7 जा 49 और 4 हो जाएगा 53.2 होल डिवाइड बाय 3। तो यहां पे अब इसको केवल 3 से डिवाइड करना है, 3 1 जा 3 23, 3 7 जा 21, 22 बचा, 3 7 जा 21 फिर से, तो 17.73 है, आप 17.73 लिख लें, 17.8 लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट करके अपना आंसर बता सकते हैं कि 17.7 या 17.8 के आसपास आएगा। ये आया माइनर सेगमेंट, मेहनत थोड़ी लगेगी भैया इस तरीके क्वेश्चन में, पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मेजर सेगमेंट का बाकी है भैया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, तो देखो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पूरे ट्राइंगल सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा बस, और हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब यहां पे देखिए, आप करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। चलिए
ये आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। तो देखो यहाँ पे लिखोगे एरिया इज इक्वल टू कितना सर, यहाँ पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू रेडियस इज हाउ मच सर, रेडियस इज 14 राइट, हाँ, तो 14 इंटू 14 माइनस 17.73 जो कि हमने निकाला, ठीक है। अब इसको आप माइनस करो, सॉल्व करोगे तो 7 1 सा 7 2 सा, तो आपका एरिया हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22 इंटू 28 करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा 17.73। चलिए करिए, 22 इंटू 28 करने पे कितना आएगा सर, 8 दूनी 16, एक कैरी, 2 2 4 1 5, और यहाँ भी 5 4 1 6, 6 और 5 11, 5 और 1 6, 616 आएगा यहाँ पे। चलिए तो एरिया हो जाएगा अपना 616 माइनस 17.73, फटाफट माइनस करके आंसर निकालो। तो सर ये तो देखिए माइनस करेंगे जब हम, तो 600 में से 1.73 माइनस कर लो, काय भैया, काय की सर 16 पहले ही चलेगा, 17 में से बचेगा 1.73, वही माइनस करना है। बहुत बढ़िया, ये 10 की जगह 9, 10 की जगह 9, और यहाँ पे आ जाएगा 100, 100 में 73 गया तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 27, 9 में से 1 गया 8, तो 598.27 के आसपास आ रहा है हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, 598.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी सर। चलिए ये हो गया क्लियर, बिल्कुल सर। तो स्क्रीन की सफाई कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जो बोल रहा है आपसे अ पार्क इज इन द शेप ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 7, तो आपका डी की वैल्यू 7 है भैया, तो रेडियस हो जाएगा, पहले ही लिख लो 7/2, क्योंकि कई बार हम डायमीटर को ही रेडियस मान के सॉल्व करने लग जाते हैं, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ विड्थ, तो विड्थ ऑफ पाथ यहां पे हम लिख देंगे, विड्थ कितनी है, विड्थ है 0.7 मीटर, ठीक है। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग द पाथ। अब देखो पाथ के लिए फिर आपके 2 रेडियस हो जाएंगे, ठीक है, एक हो जाएगा इनर रेडियस और एक हो जाएगा आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस तो 7/2 हो गया, आउटर रेडियस 7/10 हो गया, 0.7 मतलब 7/10। आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, या ऐसा भी देख सकते हैं कि देखो 7/2 मतलब हो गया 3.5, तो इसको आप 4.2 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 7/2 हो गया 3.5, 3.5 प्लस 0.7 करोगे तो 4.2 मीटर आ जाएगा। चलिए ये अब आपको कॉस्ट निकालनी, तो पहले एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो एरिया कैसे निकालोगे, तो सर एरिया हो जाएगा आउटर सर्कल मतलब बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आउटर माइनस इनर। पाई चाहिए तो कॉमन ले लीजिए, तो देखो पाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर आया 4.2 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। नंबर देख के अगर आपको डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, एक काम करें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करें, चीजें आसान लगेंगी। तो आप करेंगे 4.2 प्लस 3.5 एंड 4.2 माइनस 3.5। चलिए इसको अपन सॉल्व करें, तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा दोनों सर्कल के बीच का, जिसको हम पाथ कह रहे हैं यहाँ पे, वो आएगा, देखो यहाँ पे ऐड करोगे 5 और 2 7, तो ये 7.7 इंटू 0.7। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको एरिया कितना मिलेगा, तो सर एरिया मिलेगा ये देखिए 22/7 इंटू, मैंने यहाँ पे लिख दिया 77/10 और यहाँ पे लिख दिया 7/10। 7 से 7 सीधे सीधे कैंसिल हो रहे हैं, तो कोई रोकेगा नहीं हमें। अब 22 इंटू 7 करके होल डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारा डेसिमल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एरिया आएगा 22 इंटू 77, एक काम करते हैं ऊपर लिख देते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम है नीचे, फिर आपको दिखेगा नहीं तो मतलब नहीं बनेगा ना लिखने का, है कि नहीं, क्या बोलते हो। तो यहाँ पे 22 इंटू 77 करना है आपको। रफ वर्क की ओर करेंगे हम, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 115, 154, और यहाँ भी 154, 4 5 4 9, 5 और 1 6, हो जाएगा 1694। तो एरिया हो जाएगा आपका 1694 बाय 100 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल है जो कि आपका जहां पे वो पाथ है, बेसिकली 16.94 भी लिख सकते हो। अब आपको देखो एक्सपेंडिचर बोला है,
तो एक्सपेंडिचर के लिए फॉर्मूला कैसा होगा, बहुत ही सिंपल सा सीधा सीधा फंडा भैया, एक्सपेंडिचर वगैरह के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्सपेंडिचर वुड बी EXP इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड विथ कॉस्ट, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर आपका निकल के आएगा यहाँ पे, एरिया इज 1694 डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट है आपकी 110 रुपए, ठीक है ना। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब एक 0 बचा है पर उसको मैं लास्ट में लगाऊंगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मेरा एक्सपेंडिचर आएगा जब मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे 1694 और ये फिर 1694, क्योंकि मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 9 4 13, ये 16, तो 1863.4 रुपीज आएगा एक्सपेंडिचर। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने 10 से सीधा उसको डेसिमल लगा के छोड़ दिया, तो 1800 रुपए लगभग 1863 नहीं, हाँ 1863 रुपए लग रहे हैं इस पूरे काम को खत्म करने के लिए। क्लियर है ये? अच्छा क्वेश्चन था। पार्क का आपको बोला था, पाथ का सीमेंटिंग का कॉस्ट निकालना था, तो उसके लिए देखो यहाँ पे एक बार फिर समझाते। ये रहा अपना पार्क और ये रहा पाथ। तो पाथ का एरिया निकालने के लिए आपको पहले आउटर में से इनर वाला माइनस करना पड़ेगा, तब आपके काम का क्षेत्रफल मिलता है। क्लियर है जी सर? कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हम करेंगे। स्क्रीन को साफ सुंदर सच क्लियर, एंड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 24th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया, जो हमसे बोल रहा है कि PQRS एक स्क्वायर लॉन है जिसकी साइड है आपकी 42 मीटर्स। तो PQRS एक स्क्वायर लॉन है जिसकी साइड कितनी है, 42 मीटर्स। ओके, अब आपको क्या बोल रहा है कि 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स, देखो आपको दिख रहा होगा, सर्कुलर फ्लावर बेड्स आर देयर ऑन द साइड्स PS एंड QR विथ सेंटर एट O, द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है, दिख रहा होगा आपको वो भी चित्र में। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द 2 फ्लावर बेड्स। अब देखो जो फ्लावर बेड्स हैं वो बेसिकली कैसे है, उनका यदि मैं ज्योमेट्रिकली नाम लिखूं तो बेसिकली वो सेगमेंट है ना। और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है आपको अच्छे से पता है। एरिया ऑफ सेगमेंट होता है क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पे हमें पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए रेडियस पता होना चाहिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए भी डायमेंशंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे शुरुआत इस बात से होगी कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था स्क्वायर, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम हमारे कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि इन अ स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स bisect each other at 90 डिग्रीज, ठीक है। ये आप सबको पता है और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो therefore OP स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर। इज दिस क्लियर? मैंने कहा OP स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रही हैं और 90 डिग्री पे कर रही हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दो पाइथागोरस थ्योरम, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब अगर दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 42 स्क्वायर, करेक्ट जी सर। तो देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 42 इंटू 42, ठीक है। 42 इज 21 इंटू 2, राइट। तो उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारा आंसर इजीली मिल जाए मुझे। अब यहां पे देखो 2 और ये 2 कैंसिल, कुल मिला के बच गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 21 इंटू 21 इंटू 2, स्क्वायर रूट करेंगे तो जिसके 2 फैक्टर्स हैं वो तो रूट के बाहर, पर जिसका एक है वो रूट के अंदर। तो 21 रूट 2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डायगोनल के एक हिस्से का लेंथ हो जाएगा 21 रूट 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू योर रेडियस। तो आप लिखोगे देयरफॉर रेडियस
ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 21√2 सेंटीमीटर। चलिए अब यहां देखिए, ये तो आपने रेडियस निकाला, अभी तक हमारा आंसर थोड़ी है। आंसर कैसे निकालोगे? तो सर यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा कितना सर? ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेक्टर का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट है। रीजन हम पहले लिख चुके हैं कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, तो जो सेक्टर का एंगल होगा वो भी 90 डिग्री ही होगा। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इसका रीजन क्या लिख दोगे? रीजन लिख दोगे कि एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, न सिर्फ आपके ट्रायंगल के लिए बल्कि सेक्टर के लिए भी। ठीक है, अब क्योंकि ये 1/4 पाई आर स्क्वायर है तो 1/4 का ऐसे लिखा आपने 1/4, ठीक है, इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज योर रेडियस। तो रेडियस है 21√2, उसका भी स्क्वायर, तो 21 इंटू 21 इंटू 2 हो जाएगा। या यहां पे एक काम करो, क्योंकि फॉर्मूला से वैल्यू लिख रहे हो तो यहां पे 21√2 लिख दो, फिर उसका स्क्वायर लिख दो। आगे जब अगले स्टेप में सॉल्व करोगे तब ठीक से लिख लेना, माइनस हाफ इंटू, अब क्योंकि ट्राइंगल का बेस और हाइट बराबर है तो 21√2 इंटू 21√2। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहां देखो 1/4 इंटू 22/7, 21√2 का स्क्वायर करना मतलब सबका स्क्वायर होगा। 21 का स्क्वायर करोगे तो 21 दो बार लिखेंगे, स्क्वायर करने का मतलब ही वही होता है। और उसके बाद फिर √2 का स्क्वायर करोगे तो केवल 2 आएगा, सॉरी √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? केवल 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस हाफ इंटू, यहां पे भी देखो क्या होगा 21 इंटू 21, ये हमने कर दिया। ठीक है, 21 इंटू 21, √2 इंटू √2 इज 2। स्क्वायरिंग ही तो करनी थी, तो हमने स्क्वायरिंग करते हुए यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश की। अब देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे चीजों को कैंसिल, वो कुछ इस प्रकार की, ये 2 से 2 कैंसिल, वेरी गुड। उसके बाद इधर 4 में एक बार 2 से कैंसिल किया तो 11, फिर एक और बार 2 से कैंसिल किया तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर 7 से कैंसिल हो गया, 21 3 जा, तो आपके पास क्या बचेगा? देखो आपके पास बचेगा 11 इंटू 3 इंटू 21, क्लियर, माइनस 21 इंटू 21। अब आप चाहे तो या तो 21 कॉमन लेके 33 माइनस 21 कर सकते हैं, वो भी चलेगा, या इन तीन सबको मल्टीप्लाई करके माइनस भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा। अगर मैं 21 कॉमन ले लूं तो यहां 11 इंटू 3 हो जाएगा 33, है ना, और यहां हो जाएगा माइनस 21। अब ये अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 21 इंटू 12, कितना हो जाएगा भैया 21 इंटू 12 करने पे? सर आई थिंक 2 1 जा 2, 252 के आसपास आएगा, तो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर एक का है, एक बार चेक कर लो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 21, हाँ बिल्कुल ठीक है 252 आएगा। लेकिन ये तो एक फ्लावर बेड का है, आपको कितने फ्लावर बेड बोले थे? सर 2 बोले थे, तो क्या हमारा सवाल का जवाब अभी कंप्लीट हो गया? नहीं सर, अभी तो हमने एक ही का निकाला है। तो टोटल एरिया हो जाएगा यहाँ पे ये TA, टोटल एरिया हो जाएगा 2 इंटू 252, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो ये देखो कितना हो जाएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है जी सर? कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। 2 का 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों फ्लावर बेड्स का मिला के 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आया एरिया। ये रहा पूरा कैलकुलेशन। थोड़ा यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा, उसके बाद फिर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा, उसके बाद फिर एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगाया हमने, और फिर अपना आंसर बताया फाइनली
कि एक फ्लावर बेड का 252 है, तो दोनों का मिला के 504 आएगा। अब यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं भैया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हमसे कि टू सर्कल्स टच इंटरनली, ठीक है, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सर क्या इस सवाल में डायग्राम बनाने की जरूरत है? टू बी ऑनेस्ट देखना पड़ेगा। देखो अभी तो मैं बोल नहीं सकता, पर जितना लिखा है उसके हिसाब से मैं अपना थोड़ा सा प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, टू सर्कल्स टच इंटरनली। अब यहां पे देखो टच इंटरनली को पता है मतलब क्या है कि बेसिकली यही आपका पहला सर्कल है, ठीक है, बड़ा वाला मान लो एग्जांपल के तौर पे, और एक इसके अंदर है छोटा सर्कल जो कि इसको टच कर रहा है एक जगह पे, कुछ इस प्रकार, ऐसी कुछ कहानी है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ऐसी कुछ कहानी है लगभग, तो ऑलमोस्ट थोड़ा नीचे बनेगा वो, एग्जैक्टली मैंने बनाया नहीं है। तो चलिए, टू सर्कल्स हैं, एक मान लो कैपिटल सी, एक स्मॉल सी। इसका एरिया सर पाई आर स्क्वायर, इनका एरिया पाई आर स्क्वायर। अब सवाल कह रहा है दोनों के एरिया का सम, तो दोनों के एरिया का सम है 116 पाई। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, पाई लिया मैंने कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। पहली फुर्सत से पाई कैंसल, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 116। सर व्हाट डू यू मीन बाय पहली फुर्सत से? मतलब सबसे पहले जो काम होगा वो यही होगा कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा 116। ठीक है सर। अब आगे देखिए, कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर। दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, मान लो इसका सेंटर तो अपन ने बना दिया, छोटे वाले का, बड़े वाले का अगर अपन सेंटर बनाएंगे तो लगभग तो ऑलमोस्ट वो कहां पे लाई करेगा? सब मान लो यहां कहीं लाई करेगा, ठीक है भैया, आपकी बात हमने मान ली। आपने कहा यहां कहीं लाई करेगा, और अगर मैं देखूं थोड़ा सा और इधर, तो मान लो यहां कहीं लाई करेगा। ठीक है ना। अब देखो यहां समझना, यहां से जो कॉमन पॉइंट है जहां पे दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वहां से इसकी दूरी है कैपिटल आर। ठीक है, और जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस जो है उसी कॉमन पॉइंट से स्मॉल आर। ठीक है, अब कह रहा है दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, तो आप अगर चित्र के माध्यम से समझें तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी हो जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 6। तो इसको लिख दो गिवन। अब यहां समझना, हमारी कैलकुलेशन पूरी यहीं से स्टार्ट होगी। आप बोलोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायरिंग किए बिना मैं आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, क्या मिलेगा मुझे? तो सर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। ठीक है सर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2r स्मॉल आर, ये क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पहले से मेरे पास है, तो लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा मुझे? तो सर 116 आ जाएगा, 36 यहां माइनस होने आ जाएगा और 2r स्मॉल r इधर ही रह जाएगा। ठीक है, अब 11 माइनस 116 माइनस 36, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 3 गया 8, 80 इक्वल्स टू इतना 40 इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। एक ये इक्वेशन आ गई। दूसरी हमारे पास है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 6। तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये 40 अपॉन आर इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। अब ये समझो, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो आप अब यहां पे एक तीसरी इक्वेशन भी बना सकते हो, जो कि होगी कि भैया 40 अपॉन आर, कितना बोला आपने? सर आपने कहा 40 बटे आर।
ठीक है। उसके बाद हो जाएगा माइनस आर इक्वल्स टू 6। अगर आप लेते हो यहां पे एलसीएम तो ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर अगर आप लेते हो यहां पे मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। कुल मिला के इक्वेशन हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें ऐसा कुछ मामला बन रहा है। अब देखो यहां पे, लेट्स बिगिन। तो इक्वेशन है आपकी आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इक्वल टू 0। दो नंबर जिन्हें गुणा करने पे आना चाहिए -40, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 6। तो भैया 10 और 4 बहुत सिंपल है, गुणा करने पे 40, मल्टीप्लाई करने पे 6। आपने r कॉमन लिया तो r प्लस 10, -4 कॉमन लिया तो r प्लस 10। तो r की वैल्यू दो फैक्टर से मिलेगी, एक तो r प्लस 10, दूसरा r माइनस 4। तो ये हो जाएगी भैया 4 या फिर -10। इसको आप कर दोगे रिजेक्ट क्योंकि भैया नेगेटिव कभी नहीं हो सकता रेडियस। तो देयरफॉर r हैज टू बी इक्वल टू 4, बक्से में बंद। एंड देयरफॉर कैपिटल R हो जाएगा 10। भाई ये भी बक्से में बंद। ठीक है, तो दोनों के बीच का रेडियस है 4 और 10। इनके बीच का जो गैप है वो 6 का है, वही हमने वहां पे लिखा है। ये आपको क्लियरली दिख गया, समझ में भी आ गया। अच्छा सवाल, वैसे लॉन्ग आंसर है लेकिन 3 नंबर से ज्यादा का नहीं आना चाहिए ये। और यहां पे अगर आपको ये समझ में आ गया कि टच इंटरनली का मतलब क्या होगा, आप इमेजिन कर पा रहे हो डायग्राम जो मैंने बनाया था, तो फिर तो आपको बिना डायग्राम के ही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या कहानी होने वाली है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये, हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। काफी अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगे सर्कल्स के, उसके बाद फिर कुछ कक्षा 9th की आइडेंटिटी लगी, फिर उसके बाद आपने फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपना आंसर बताया। चलो अब यहां पे देखो कुछ टॉपर्स के आंसर्स है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ये देखो फॉर एग्जांपल यहां पे कितने अच्छे से व्यक्ति ने डायग्राम बना के सारे जो भी आपका रेडियस था, एंगल्स थे, उन सबको लिखा है, फिर उसको फाइंड किया है, कैसे आंसर आएगा कैलकुलेशन किया है। देखो कैलकुलेशन भी कितने नीटली किया है, जो चीजें कैंसिल हो रही थी उन्हें आराम से कैंसिल करके अपना आंसर बताया है। और रिक्वायर्ड एरिया यहां पे देखो केवल फ्रैक्शन में नहीं छोड़ा है, डिवाइड किया, लेकिन अप टू 1 या 2 डेसिमल प्लेसेस, भरभरा के एकदम ऐसे नहीं कि डिवाइड करते जा रहे। इतना लिख के बक्से में बंद करके नीटली अपने सवाल को अंत किया है। आसान सवाल, अच्छा तरीके से अटेम्प्ट किया, 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा तो व्यक्ति को पूरे अंक मिलने चाहिए। ठीक है, कौन सा एंगल कितना है, कौन सा एंगल कितना होगा, माइनस करने पे कितना आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला क्या होगा, वो सब यहां पे लिख के बताया है टीचर को। ये देखिए एक और ऐसा सवाल है, इसमें भी देखिए अगर रफ वर्क कुछ किया है तो साइड में कितना नीटली यहां पे रफ वर्क करके अपने सवाल के जवाब को सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये नहीं कि रफ वर्क भी बीच में ही कर रहे हैं, आपने एक लाइन खींची, जरूरी नहीं कि हर पेज पे खींच रहे हो, जहां जरूरत है वहां लाइन खींच के ऊपर रफ वर्क लिख के इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। यहां देखिए चित्र भी बनाया है, उसके बाद सारे एंगल को भी लिखा है कि कौन सा एंगल किसका रिफ्लेक्स है, कैसे निकलेगा, कैसे आपने एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकाला, और फिर फाइनल आंसर कितना आया, प्रॉपर्ली लिख के बताया है ताकि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सेंटीमीटर स्क्वायर में भी दिया है और मीटर स्क्वायर में भी दिया है। गिवन दैट सवाल किस में पूछा है वो आपकी मर्जी है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो अगर बक्सा बनाने का टाइम नहीं था व्यक्ति के पास, या उसको बक्सा बनाना ठीक नहीं लगता है, तो उसने अंडरलाइन तो किया ही है। तो कुल मिला के हाईलाइट होना चाहिए आपका आंसर, जो कि हर बार हम लोग कहते हैं, तो आप भी वही करने का प्रयास करें। एक और चीज देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को स्क्वायर करके ही लिखा जाए, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इजी वे में अगर करना पॉसिबल हो तो उसे बिल्कुल किया जाना चाहिए। वो आपके लिए कैलकुलेशन में भी आसान होगा और आपका टाइम भी बचाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर का, और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कवर किया है। देखो टोटल एरिया क्लीन लिख के, फॉर्मूला लिख के, सॉल्व करके आंसर बताया है, कहीं भी कोई भी मार्क्स काटने का चांस ही नहीं छोड़ा, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन आंसर। ठीक है, अब ये देखो
यहाँ पे भी आपको प्रूफ करना था तो आपने पहले गिवन लिख दिया, फिर रोम्बस है ये लिख दिया, फिर उसकी प्रॉपर्टीज जो यूज कर रहे हो वो लिख दिया, डायग्राम बना दिया, जिससे कि टीचर आपको पूरे अंक दे देगा। अब यहाँ कैलकुलेशन करते समय भी पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि देखो पाई की वैल्यू 3.14 बोली थी तो वही यूज करी है यहाँ पे व्यक्ति ने, और उसी हिसाब से अपना आंसर बताया है, कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, सिंपल इजी गुड टू गो, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे आराम से कैलकुलेशन करके व्यक्ति ने अपने सारे आंसर को बता दिया और फाइनली टीचर ने पूरे अंक दे दिए। 2 या 3 नंबर का अच्छा क्वेश्चन ये। चलिए, ये क्वेश्चन हमने अभी किया था, तो जब हमने किया था तो हमने सॉल्विंग के उससे किया था, इंटेंशन से यहाँ पे लिखना कैसे है उस इंटेंशन से आपको बताया जा रहा है कि क्या गिवन है, उसके बाद फ्लावर बेड्स की क्या कंडीशन बन रही है, डायगोनल्स कैसे यूज हो रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है, फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जो हमने भी किया था, वो भी इन्होंने लिख के बताया है कैसे करना है। फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए अपना आंसर पूरा बताया है कि इतना आंसर आएगा, ये डायगोनल होगी, इतनी वैल्यू होगी। ठीक है तो एरिया ऑफ रेडियन क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स विथ आर 21√2 एंड थीटा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए उसके बाद उसको सॉल्व करके इन्होंने साइन थीटा वाला लॉजिक यूज किया है, हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला लॉजिक यूज किया है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि कैसे कर रहे हो, आंसर सेम आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइन थीटा वाला लॉजिक समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का लॉजिक यूज करके अपना आंसर बता सकते हैं। दोनों ही केस में आंसर 504 आया तो मतलब गलती कहीं भी नहीं है। ठीक है, चलिए, एंड इसी के साथ हम आ गए हैं सेशन के एंड की तरफ। ऐसे और सेशंस और लेक्चर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे वेबसाइट और ऐप को रेगुलरली विजिट करें, जहां पे आपको मिलता है बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मिलता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, बस आप पूरी मेहनत, शिद्दत, लगन से अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।